आ, कि ये मेरे पास एक एम के जी की बॉडी है और इसके ऊपर एक रस्सी को जो है बच्चा हमने लगाया। और कमाल की बात क्या है बच्चे कि इस रस्सी का मास भी आपके पास एम के बराबर है और हम इसको पी यानी कि किसी फोर्स से आपके पास यहाँ पर खींच रहे। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है जगजोत कि इसमें निकालना क्या है। इसमें बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं जैसे रस्सी में टेंशन। नहीं सर, मैंने ये पूछना था कि इसमें सूडो फोर्स क्यों नहीं लगी, नहीं बाकी मेरा निकल गया। रीजन 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 समझो बच्चा, हमारे पास सबसे पहले बच्चा हमारे पास ये इस तरीके से इसके साथ जुड़ जाती है। हमारे पास पहली तो बात है ये जुड़ जाती है, नंबर वन। नंबर दो बच्चा हमारे पास जब आप फोर्स लगा रहे हो तो इस मास और इस मास पे दोनों पे असर पड़ रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? आप फोर्स किसके ऊपर लगा रहे हो जगजोत, बताओ शाबाश। आप रस्सी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो बच्चे, क्या आप बच्चे रस्सी मास पे। के ऊपर फोर्स लगा रहे हो? ठीक, रस्सी पे लगा रहे हो। तो अगर रस्सी पे आप फोर्स लगा रहे हो तो रस्सी जुड़ी हुई है किसके साथ बच्चे, मास के साथ। मेरी बात को समझ पा रहे हो? और मास यस बच्चा सर। हमारे पास इससे आगे खिंच जाएगा आपके पास। ये बात आपको क्लियर है? डायरेक्ट बच्चे ये कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में खिंचने से बच्चे ये आगे चली जाती है। तो इस पे सूडो फोर्स लगने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर बच्चा ये बोल देता है कि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़े ब्लॉक को रख देता हूं एंगल थीटा पे और यहाँ पर मेरे पास एक छोटा मास आ गया एम, जब मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं काके मैं फोर्स किसके ऊपर लगा रहा हूं जरा बता मुझे। मैं छोटे दोनों मासेस पे फोर्स लगा रहा हूं कि किसी सिंगल एक मास पे फोर्स लगा रहा हूं, बता सर दोनों पे लग रही है। दोनों पे। बेटा। आपने फोर्स किसके ऊपर, देखो एरो किसके ऊपर है, क्या ये मास बच्चे हमारे पास इस फोर्स को शेयर कर पाएगा? मुझे एक बात बताओ, जब कोई पर्सन यहां पर धक्का मारेगा तो क्या इस मास को, जिसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं, कोई जुड़ाव नहीं, कोई पेच नहीं लगाया आपने, सिंपल रखा हुआ है आपने इसको, क्या बच्चे जब आप फोर्स लगाते हो जो फोर्स मिल रही है वो वेज को मिल रही है या फिर सर इस वाजी को मिल रही है। वेज को मिल रही है? और ये मास बच्चे उससे इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब आप इस रस्सी को खींचते हो बच्चे तो आप फोर्स रस्सी पे लगा रहे हो और रस्सी ये फोर्स को किसको ट्रांसमिट कर देती है बच्चे हमारे पास, इस मास को ट्रांसमिट, क्योंकि मास को। दोनों के बीच में कनेक्शन है। अगर ये दोनों रस्सियां ढीली से इससे बंधी होती तो ये मास अलग हो जाता, ये मास अलग हो जाता, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स बच्चा हमारे पास तब लगती है जब हमारे पास यहाँ पर कोई सिस्टम है और वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है। ये देखिए बच्चे इंडिपेंडेंट है। कैसे? आप बोलोगे सर ये कैसे इंडिपेंडेंट है? क्योंकि हमारी मर्जी है कि हम इस मास को इससे ऊपर, हमने सिर्फ इसको क्या किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है। हमने इसको प्लेस किया हुआ है या फिक्स किया हुआ है? मुझे एक बात बता, प्लेस किया हुआ या फिक्स किया हुआ है? तो आंसर है हमने इसको प्लेस किया। जब आप प्लेस करते हो और यहाँ पे रस्सी इस मास से प्लेस की गई है या फिक्स की गई है, बता शाबाश। फिक्स की है। तो फिक्स कर दी गई है तो वो उसी सिस्टम का पार्ट बन गया, तो इस पे सूडो फोर्स नहीं लगती है। सूडो फोर्स हमारे पास आपको एक और वर्डिंग देखने को मिलेगी जब आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे पे क्या करते हो, प्लेस कर देते हो, तो ऐसा होता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है वाली चीज बच्चे आपको? क्लियर है? क्लियर है बच्चे? ठीक है। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व हो गया था कि नहीं हो पाया था, पहले तो ये बताए। कल सर वो हो गया था, इसमें पूछा था कि फोर्स बाय ब्लॉक ऑन रोप, ये पूछा था, वो निकल गया। वो टेंशन निकालनी है, वो निकल गई होगी आपसे, हाँ या ना? हाँ जी सर, वो निकल गई। ना, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन, आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर मेरे पास 3 ब्लॉक्स है। ये मेरे पास यहाँ पर पहला एक ब्लॉक आ गया बच्चे आपके पास ऐसे, और हमारे पास यहाँ पर इसके साथ आपके पास कौन सा ब्लॉक आ गया, दूसरा ब्लॉक आ गया बच्चे हमारे पास ऐसे, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ गया आपके पास तीसरा ब्लॉक इस तरीके से। ये 3 ब्लॉक्स हैं और इन तीनों ब्लॉक्स को फ्रिक्शनलेस एक सरफेस पे रखा गया। 3 kg का बच्चा हमारे पास, यहाँ पर बच्चा हमारे पास 2 kg का, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास 1 kg का, और इसके ऊपर हमने यहां से एक फोर्स लगा दी F की। मुझे यहाँ पर क्या बताना है, कुछ भी कंडीशंस बच्चा हमने यहाँ पर बतानी है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है या एक्सेलरेशन क्या है, ये कैसे बताओगे? तो हमारे पास यहाँ पर
अगर देखा जाए तो एक फोर्स इस सिस्टम पे लग रही है, अपोजिंग फोर्स कोई नहीं है, तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगा। तो अब बताओ एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आएगी, F माइनस 0 अपॉन टोटल मास, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो ये एक्सेलरेशन आ गई। नेक्स्ट वन, अगर मैं 3 kg के ब्लॉक को लेता हूं तो उसके ऊपर एक फोर्स यहां पर लग रही है, हाँ या ना बच्चे, और इसका कांटेक्ट 2 kg के साथ है, तो बदले में इसको क्या मिलेगी, जगजोत बता दे बच्चे। नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये भी इसको बदले में क्या देगा, नॉर्मल रिएक्शन। 2 kg का कांटेक्ट आपके पास 1 kg के साथ है, तो 2 kg और 1 kg, तो 2 kg को 1 kg आपके पास क्या देगा, नॉर्मल रिएक्शन, और बदले में ये भी बच्चे 1 kg को क्या दे देगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास सेम नहीं होंगी क्योंकि सरफेसेस इन कांटेक्ट अलग अलग है। ये आपके पास आगे एक्सेलरेट हो रही है F/6 से, ये भी आगे एक्सेलरेट हो रही है F/6 से, और ये भी एक्सेलरेट हो रही है F/6 से। अब टीचर मुझे n और n' निकालने को बोल देता है, 2 मिनट का काम है। नंबर 1, अगर मैं 3 kg की बॉडी को देखूं, क्या इक्वेशन बन के रह जाएगी, F यहां पर -n, क्योंकि F आगे लग रही है, n पीछे लग रही है, इज इक्वल टू मास इनटू हमारे पास एक्सेलरेशन, और वी कैन राइट डाउन F माइनस n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F/2, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 कितना होता है, 6। तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ गई, F माइनस F/2, तो आंसर कितना आ गया, F/2। मुझे n' को निकालना है, तो मैं कौन से kg को कंसीडर करूंगा, 1 kg। 1 kg की भी एक्सेलरेशन F/6 है बच्चे, इस पे सिर्फ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है n', इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रही, तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, n' माइनस 0 इज इक्वल टू 1 इंटू F/6। तो हमारे पास यहाँ पर n' की वैल्यू किसके बराबर है, शाबाश बता दो, द आंसर इज F/6। तो यहां से अब आप इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हो, आप ढूंढ सकते हो बच्चे, और वो ये, ऑल द ब्लॉक्स मूव विद सेम एक्सेलरेशन थ्रू द नेट फोर्स ऑन द ईच ब्लॉक इज सेम। अब देखो नेट फोर्स क्या होती है, नेट फोर्स बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं यहां पर देखूं, जैसे 3 kg है, 3 kg पे नेट फोर्स कैसे निकालोगे, मैं बताता हूँ। नेट फोर्स ऑन दी 3 kg, मास है 3 और एक्सेलरेशन है F/2 आ जाएगी, इसकी नेट है। और फोर्स बच्चा हमारे पास 2 kg पे कितनी आ जाएगी, 2 इंटू F/6। मेरी बात को समझ पा रहे हो, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर 1 kg का मास, बच्चा आपके पास 1 kg और एक्सेलरेशन F/6 है, क्योंकि नेट फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। पहले पे नेट फोर्स कितनी आ रही है, F/2, दूसरे पे बच्चे F/3 और तीसरे पे F/6, तो नेट फोर्स तीनों पे इक्वल नहीं है, लेकिन हाँ एक्सेलरेशन तीनों की सेम है, तो हमारे पास ए ऑप्शन बन जाएगा। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बन जाएगी, शाबाश काके बता दे बच्चे, ए ऑप्शन। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास यहाँ पर एक आपके पास सीलिंग, इस सीलिंग के साथ हमने एक स्प्रिंग को अटैच किया हुआ, यह हमारे पास एक सीलिंग है, और इस सीलिंग के साथ हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग को अटैच किया हुआ, ये देखिए ये सीलिंग है, और इसके साथ मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंग को क्या किया हुआ बच्चे, अटैच किया हुआ, ये मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। इसके नीचे मेरे पास एक 2m का मास है, तो ये 2m का मास है, इसके नीचे मेरे पास एक m का मास है, ये मेरे पास m का मास है। टीचर हमको क्या बोलते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ a एंड b, आपके पास a और b की एक्सेलरेशन क्या होगी, जब आप स्ट्रिंग को यहां पर काट दो, इस स्ट्रिंग को बच्चा अगर आप काट दोगे तो इस a की और b की एक्सेलरेशन क्या होगी, जरा फोकस करते हैं। बिफोर कटिंग, अगर हम बात करते हैं बिफोर कटिंग, तो हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही होंगी, नेचुरल सी बात है, ये मेरे पास यहाँ पर 2m का मास है, रस्सी के अंदर और बच्चे स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, तो स्प्रिंग की फोर्स को बच्चे मैं Fs से डिनोट कर देता हूँ। नीचे रस्सी की टेंशन आ गई T, और यहाँ पर इसका वेट मेरे पास आ गया 2mg, नीचे मेरे पास मास आ गया m और टेंशन T है,
और नीचे मेरे पास मास किसके बराबर है, mg के बराबर। फोकस करते रहना। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो इक्विलिब्रियम है, तो स्प्रिंग की फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, 2mg प्लस ऑफ टी। देयरफॉर मेरे पास यहां पर नीचे T इज इक्वल टू मेरे पास mg। T की वैल्यू को यहां पे डाल दो तो बताओ स्प्रिंग ऑफ फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बता दो। ये मेरे पास आ जाएगी 3mg। ये बच्चा हमारे पास यहां पर 3mg आ गया। आफ्टर कटिंग अगर बच्चे हम यहां पर बात कर देते कि आफ्टर कटिंग आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, आफ्टर कटिंग क्या होने वाला है। अगर हम यहां पर इस स्ट्रिंग को दो हिस्सों के अंदर ब्रेक कर देते हैं, दो हिस्सों के अंदर बच्चे काट देते हैं, व्हाट विल हैपन, जैसे आप इसको दो हिस्सों में काटोगे, नीचे वाला जो मास है वो कहाँ की तरफ को गिरना शुरू हो जाएगा बच्चे, नीचे की तरफ। नीचे इस पे एक ही, क्योंकि स्ट्रिंग की टेंशन जीरो हो जाएगी, स्ट्रिंग की टेंशन जीरो हो जाएगी और इसके ऊपर एक ही फोर्स काम करेगी mg। क्यों, ऊपर से रस्सी हमारे पास टूट चुकी है और इसकी वजह से बताओ इसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी, mg अपॉन m। तो बताओ इसकी एक्सेलरेशन कितने के बराबर है, g मीटर पर सेकेंड। लेकिन 2m मास के साथ क्या है, उसके साथ तो गड़बड़ है, रस्सी की टेंशन चली गई बिल्कुल, लेकिन बच्चे स्प्रिंग की जो फोर्स है, कितनी फोर्स है, 3mg। क्या अभी भी वो बच्चे लग रही है कि नहीं लग रही है बच्चे, अभी भी वो लग रही है सर। और इसका वेट कहाँ की तरफ को लग रहा है, शाबाश बता दो बच्चे, 2mg नीचे की तरफ को लग रहा है। 2mg वेट थोड़ी ना खत्म हो जाता है। अब एक फोर्स ऊपर लग रही है और दूसरी फोर्स कहाँ पे लग रही है बच्चे, नीचे लग रही है। अब बताओ ये सिस्टम कहाँ की तरफ को भागेगा, 2m kg का मास कहाँ की तरफ को भागेगा, शाबाश बताओ बच्चे, ये हमारे पास कहाँ की तरफ को भागेगा, ऊपर की तरफ। और ये बच्चे अगर हमारे पास ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि उसकी फोर्स इसके वेट से ज्यादा है। तो बताओ यहां पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3mg माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू ए, क्योंकि बच्चे मास तो 2m का है। तो मेरे पास mg इज इक्वल टू 2ma, m से m कैंसल, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए किसके बराबर आ गई, शाबाश बता दो, g/2। और एक्सेलरेशन ऑफ बी किसके बराबर आ गई, जी के बराबर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो चुका है। एक बार ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है, ये बच्चा हमारे पास जेई के अंदर पूछा जा चुका है, और जेई 2006 के अंदर और नीट 2017 में। तो ये 2006 के अंदर पूछा जा चुका है जेई के अंदर, और फिर 2017 में दोबारा से ये क्वेश्चन कहां पर आ गया, नीट के अंदर। करीबन 11 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो आपके पास इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी है तो बताओ जी, बोलो शाबाश। सर ये जस्ट आफ्टर कटिंग का सिनेरियो है ना, जस्ट आफ्टर कटिंग का सिनेरियो, जस्ट आफ्टर कटिंग का, इसमें होता ही यही है। अगर टीचर ना भी बोले तो आप जस्ट आफ्टर कटिंग का ही सिनेरियो बताओगे उसको, उसके अलावा कोई और चीज नहीं बताओगे, ठीक बेटा। और कोई बच्चा डाउट पूछे, शाबाश। और कोई बच्चा बोलो, शाबाश बोलो बेटा, क्लियर है। अभी किसी बच्चे ने हाथ उठाया था, शायद से अग्रिम था। अग्रिम बेटा क्या डाउट है बेटा? नहीं सर, मैंने नहीं उठाया था। अच्छा मैंने उठाया था सर, मैंने पूछ लिया। अच्छा, यहाँ से ए नजर आ रहा है बच्चे सिर्फ, है ना। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे बच्चा अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है। अब आकाश का भी शायद से एक डाउट है। आकाश आपका डाउट कौन सा बच्चे? सर एचसी वर्मा से है। एचसी वर्मा में से है। और कौन सा नंबर डाउट है बच्चे आपके पास, शाबाश बता दो। ये 8th क्वेश्चन। कौन से वाला बच्चे? 8th। अच्छा, रेन ड्रॉप वाला हमारे पास है। रेन ड्रॉप ऑफ द रेडियस 1 मिलीमीटर। देखिए रेन ड्रॉप जब बच्चा हमारे पास नीचे की तरफ को गिरती है तो हमारे पास उसके पास क्या होता है, एक मोमेंटम होता है। आपके पास उसका मोमेंटम होता है। वो जब भी किसी चीज से टकराएगी, व्हाट विल हैपन, बताओ। उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, बताओ शाबाश। उसका मोमेंटम हमारे पास बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, बताओ। कम हो जाएगा। पॉइंट भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर यही है कि मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 एचसीवी का है ना बच्चे, हमारे पास एचसीवी और रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, यानी कि इसका रेडियस मेरे पास 1 मिलीमीटर है एंड मास 4 आपके पास मिलीग्राम, और मास जो है बच्चे हमारे पास यहाँ पर 4 मिलीग्राम।
तो मिली का मतलब 10 की पावर -3, फिर 10 की पावर -3, तो 2 बार 10 की पावर -3 करोगे तो ये केजी में चला जाएगा, ये मास आ गया। फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ये बच्चे 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपके पास क्या कर रहा है बच्चा, हमारे पास फॉल कर रहा है बच्चे। एंड दिस ड्रॉप स्प्लैश ऑन अ हेड एंड कम्स टू एट रेस्ट, तो बच्चा हमारे पास ये जाकर किसी के सर पे टकराती है और टकराते ही बच्चे रेस्ट पे आ जाती है। Assuming equivalent that the drop covers the distance equal to the radii on the head, और टकराने के बाद बच्चे या हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर कर लेते, जितना इसका रेडियस का 1 मिलीमीटर के आसपास का, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर लेते हैं और हमारे पास यहाँ पर कम्स टू एट रेस्ट। एस्टिमेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ड्रॉप ऑन द हेड, तो बच्चे हमारे पास हर एक ड्रॉप इसके ऊपर कितने की बच्चा आपके पास क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। बड़ा सिंपल सी चीज है। मेरे पास ये रेस्ट के ऊपर आ रहा है 0 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी बच्चे, 30 मीटर पर सेकेंड, और इसे डिस्टेंस कितने का कवर किया बच्चे, 1 मिलीमीटर का, तो कोई ना कोई डी एक्सेलरेशन काम कर रही होगी ना बच्चे। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 0 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू 1 इंटू 10 की पावर -3, तो माइनस ऑफ 900, नेगेटिव को चलो इग्नोर भी कर सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इस ड्रॉप का कितना है 4 इंटू 10 की पावर -6, और एक्सेलरेशन कितने की है बच्चे, दिस इज 900 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर -3। तो अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, 2 और 18, तो हमारे पास 18 इंटू 10 की पावर -6 प्लस ऑफ 2, तो -6 प्लस ऑफ 2 ये आ जाएगा, एंड बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्लस ऑफ 3, तो कितना आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 5, तो 10 की पावर -1, कितना आंसर आ गया आकाश बता बच्चे, 1.8 न्यूटन। आगे क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे, यानी कि हेड पे आकर आपके पास अगर रेस्ट पे आ रहा है तो मानते ये इतनी स्पीड से गिरा और इसका मोमेंटम चेंज होने में इतना डिस्टेंस लग गया, तो आंसर आ जाएगा बच्चे। जी, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट जो मैंने अभी करवाया, किसी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, शाबाश जी। किसी बच्चे का, हाँ बोलो 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 बच्चे। सर एंड में हमने फोर्स निकाली उस पर, फोर्स निकालिए बच्चे, मास इनटू, क्योंकि ये ड्रॉप जो है डी एक्सेलरेट हुई ना, किसी के सर पे ये 30 मीटर पर सेकेंड से गिरी और 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करके, कितने का बच्चा हमारे पास 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करके बच्चा हमारे पास ये क्या कर गई बच्चा, हमारे पास रेस्ट के ऊपर आ गई। किस पे आ गई बच्चा, हमारे पास रेस्ट के ऊपर आ गई। तो इस वजह से बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये पता लग जाएगा बच्चा आपके पास कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पर हो सकती हैं। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, रेस्ट पे आ रही है, तो फाइनल है 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है, क्योंकि बोल रहा है रेन ड्रॉप कितने का डिस्टेंस कवर करके रुक रही है, जितना इसका रेडियस है। तो मास भी गिवन है, तो आपकी इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस गिवन, तो भैया आपके पास सारी चीजें तो आ गई बच्चे हमारे पास। और बता, मेरी बात को समझ गया? अगर सर उसके सिर के सरफेस पे फ्रिक्शन होती फिर, बेटा अगर फ्रिक्शन होती तभी तो रुकी है ना काके, अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो रुक जाती, हाँ या ना। ये वही तो बोल रहा है कि इसका सर यहाँ पर कितनी फोर्स लगा रहा है ताकि ये रुक जाए, तो फ्रिक्शन की वजह से तो रुक रही है बच्चे हमारे पास, हाँ या ना। नहीं समझा अभी बात को, अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो रुकती बच्चे ये ड्रॉप, हाँ या ना। ना सर, तो फिर बच्चे अगर रुक रही है तो फ्रिक्शन ही तो है जो इसको रोक रही है, हाँ या ना। यस सर। चलो और बताओ बच्चे, किसी बच्चे का डाउट इसमें से, और है किसी बच्चे का डाउट? चलो सो हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास अगर देखा जाए तो आपके फ्रिक्शन के ही डाउट्स हैं बच्चे। तो जब हम फ्रिक्शन, अभी ऑलमोस्ट हमने ये चैप्टर कर लिया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अभी पॉइंट यही है बच्चे, आपने एच.सी. वर्मा को कितना सॉल्व किया और आपने बच्चे बाकी चीजों को, क्योंकि अब इरिडोव और एच.सी. वर्मा दोनों के अंदर, क्योंकि इरिडोव फ्रिक्शन को, सर्कुलर मोशन को, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को एक ही मानता है।
मेरी बात को समझे, यहाँ पर सिर्फ वो इसको एक ही मानता है, वो अलग अलग नहीं मानता है। तो इस वजह से आपको उसके अंदर एक ही जगह पे सभी तरीके के आपको क्या नजर आएंगे, क्वेश्चन नजर आएंगे। एक क्वेश्चन शायद से जगजोत का रह गया। जगजोत एक क्वेश्चन रह गया बच्चे आपका। यस सर। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चे तू थोड़ी देर बच्चे रुक जाना, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बच्चे वेट करूंगा इसको करवाने के लिए। थोड़ा सा रुक जाना बच्चे, मैं करवा दूंगा ये, ठीक है। अभी इसके ऊपर हैंडल नहीं करना है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए चीजों को एकदम से सारी चीजों को समझना। तो इस वजह से मैं इसके लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। टाइम इसलिए ले रहा हूँ बच्चे ताकि आप क्वेश्चन को बेटर ढंग से बात के अंदर समझ सके। सो आज हमने इसके अंदर से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करवा दिए बच्चे मैंने आपको। सॉल्व और अनसॉल्व एग्जांपल आपने खुद देखने हैं। जो डाउट रह जाएगा कल रिव्यू करके कि सर एचसी वर्मा के ये क्वेश्चन रह गए हैं सर, आप दोबारा से करवा दो, मैं आपको करवा दूंगा, मैं बच्चे आपको करवा दूंगा। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर हम आ जाते हैं बच्चे, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं आपके पास एचसी वर्मा के। सो वी हैव एचसी वर्मा, और एचसी वर्मा का बच्चा आज हम चैप्टर कौन सा करने वाले हैं, फ्रिक्शन। सो एचसी वर्मा का बच्चे हम फ्रिक्शन चैप्टर यहाँ पर समझने वाले, सीखने वाले। तो हमारे पास क्या चीज है बच्चे फ्रिक्शन के अंदर। वैसे फ्रिक्शन बच्चा हमको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्शन बच्चा हमारे पास किस तरीके से आपके पास काम करता है। तो हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन को लेके अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन मैंने बहुत बेहतर ढंग से आपको समझाई थी, और आप ये बात मान के चलिएगा कि मैक्सिमम बच्चों को फ्रिक्शन के डायरेक्शन के बारे में अंदाजा ही नहीं होता है, और इसका एविडेंस आपको मिलता रहेगा, आपको मिलता रहेगा। इसका एविडेंस आपको मिलता रहेगा कि जब आप किसी पर्सन से बोले कि गाड़ी चल रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, आदमी आगे चल रहा है, बंदर ऊपर की तरफ को जा रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगी। तो यहाँ पर आपको जो है पता लगता रहेगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है। फ्रिक्शन क्या मोशन को अपोज करती है? नहीं, वो किसको अपोज करती है, रिलेटिव मोशन को, रिलेटिव मोशन को, नॉट द मोशन। ये बात ध्यान रखना। फ्रिक्शन क्या हमेशा मोशन को अपोज करती है? नहीं, फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी करती है। ये दो पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आप कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 1, आपके पास ऑब्जेक्टिव 1 एचसी वर्मा, ऑब्जेक्टिव 1 एचसी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, in a situation the contact force by the rough horizontal surface on a body placed on it has a constant magnitude. If the angle between this force and the vertical is decreased, the frictional force between the surface and the body decreases. चलो मैं आपको कॉन्सेप्ट से शुरुआत करवाता हूँ। कॉन्सेप्ट याद रखना। रियल कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? रियल कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रफ सरफेस के ऊपर प्लेस की गई है, ध्यान से समझना, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रफ सरफेस के ऊपर हमने यहाँ पर प्लेस की हुई है, ये बच्चे रफ सरफेस के ऊपर प्लेस की हुई है, या हमारे पास रफ सरफेस पे प्लेस की हुई है, जो हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कहता है जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होती है और जो नॉर्मल रिएक्शन है, या हमारे पास इसी कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट है। याद रखना, यह हमारे पास इसी कांटेक्ट फोर्स के दो आपके पास क्या बच्चे कंपोनेंट है। प्लीज इस बात को दिमाग में रखना। इस पॉइंट को अगर आप अपने दिमाग में रख गए तो मैक्सिमम चीजें हो पाएंगी, जो कांटेक्ट फोर्स होती है। लेकिन फिर आप बोलोगे कि सर जब आप यहां पर करवा रहे थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तब तो आप बोल रहे थे कि कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है, तो तब सच बोल रहे थे कि अब सच बोल रहे हो? मैं दोनों टाइम सच बोल रहा था, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में फ्रिक्शन थी या नहीं थी? बताओ शाबाश। थी या नहीं थी बच्चे? बताओ शाबाश। तो फ्रिक्शन जीरो, अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाएगी तो कांटेक्ट फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? बताओ शाबाश, नॉर्मल। नॉर्मल। एक्जैक्टली बच्चे, ये पॉइंट है। ये पॉइंट बच्चे बहुत कम बच्चों को, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, मैं जो आपको करवा रहा हूं बच्चे बिल्कुल डेप्थ में जाके करवा रहा हूं,
इसके अंदर से बच्चे ये मत समझना कि यहाँ पर आपने इसको एक बार पढ़ लिया तो मतलब नैया पार होगी, नहीं, ये नहीं बच्चे। कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके पास कांटेक्ट फोर्स होती है वो कांटेक्ट फोर्स बच्चे हमेशा यहां से एक एंगल पे आती है, और इसके मेरे पास कितने कंपोनेंट होते हैं काका जी? 2, नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा बच्चे हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्शन। ये बात को फोकस करना, मैं बार बार आपको समझाता जाऊंगा कि इसके ऊपर फोकस करना कि फ्रिक्शन है, और हमारे पास ये कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ एक एंगल थीटा बनाती है, और इस थीटा को बच्चे हम क्या बोलते हैं? शाबाश बता दो बेटा, द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाती है? एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। ये बात ध्यान रखना। और फिर बच्चा हमारे पास दूसरी चीज क्या आ जाती है? ये जो फ्रिक्शन है बच्चे और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन जो कि टेंजेंट ऑफ थीटा है, ये बच्चा हमारे पास म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होती है। ये सेकंड पॉइंट बच्चे हमेशा जिंदगी में याद रखना। ये बच्चा अगर आप पॉइंट समझ गए तो आपके लिए मैक्सिमम चीजें होती जाएंगी। अब एक बात बताओ बच्चे, फोकस करना, बहुत फोकस करने वाली बात है। वेक्टर्स पढ़े ना आपने बच्चे? जो वेक्टर होता है बच्चे, जो वेक्टर होता है बच्चे हमारे पास, जो ओरिजिनल वेक्टर होता है वो किस कंपोनेंट के ज्यादा क्लोज होता है? स्ट्रॉन्गर के कि वीकर के? वीकर के ज्यादा पास होता है, ज्यादा पास होता है वीकर के कि स्ट्रॉन्गर के ज्यादा पास होता है? मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक जगह पे 12 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो और बच्चे एक तरफ आप 6 न्यूटन की फोर्स लगाओगे, सिस्टम कहाँ की तरफ को जाएगा? 12 की तरफ। 12 ऐसे थोड़ा ना होगा। अभी तो तुम बोले थे वीकर के पास होता है। एक सच बोलो ना। अभी मैंने आपको बोला कि जो वेक्टर है वो कौन सी किसकी तरफ ज्यादा होता है, तो आपने बोला वीकर की तरफ। अब तुम बोल रहे हो कि सर 12 की तरफ। मैं सच किसको मानूं? लास्ट बताओ, 12 की तरफ की बच्चा? 12। इसका मतलब बच्चे जैसे जैसे, अब देखो कॉन्सेप्ट है क्या क्या बोलो, चलो, इसका मतलब जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी तो ये एंगल थीटा बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? बताओ शाबाश। कम। फिर देखो, जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी ये एंगल थीटा बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? कौन बच्चा बताएगा? वो बच्चे बढ़ता जाएगा। सोच के देखो, क्योंकि अगर फ्रिक्शन बढ़ेगी तो कांटेक्ट फोर्स किसकी तरफ को भागेगी बच्चे? फ्रिक्शन की तरफ। एंगल बढ़ेगा काके। और अगर फ्रिक्शन कमजोर होगी तो एंगल बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। अब हम आते हैं बच्चे एनसीईआरटी के अंदर से, और एनसीईआरटी क्या बोलती है? इफ दी आपके पास एंगल बिटवीन दी, क्वेश्चन है बच्चे एच सी वर्मा का, एंगल बिटवीन द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड वर्टिकल डिक्रीजेस एंड द वर्टिकल डिक्रीजेस, ये एंगल बच्चा हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, ये एंगल थीटा बच्चा हमारे पास, देन फ्रिक्शन विल ऑप्शन देखना बच्चे, देन द फ्रिक्शन विल, यहां पर फ्रिक्शन बच्चे आपके पास क्या करेगी? इंक्रीज, सेकंड डिक्रीज, थर्ड बच्चा हमारे पास नो चेंज, ये बच्चा आपके पास नो चेंज, और लास्ट में एच सी वर्मा साहब कह रहे हैं में इंक्रीज और डिक्रीज। क्या लिखोगे बच्चे? शाबाश बताओ, बोलो। डिक्रीज। ये एंगल थीटा डिक्रीज होता जाएगा तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे क्या असर पड़ रहा है? बताओ शाबाश मुझे, बोलो बच्चे। डिक्रीज। ये बच्चे आपके कर जाएगी, बस ये काम खत्म है कि आपके डिक्रीज कर जाएगी। एच सी वर्मा का पहला बच्चे क्वेश्चन, ये बच्चा हमारे पास पहला क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास यहाँ पर। अब इसके बाद मैं डायरेक्टली बच्चे आपके पास, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? कोई दिक्कत है इसके अंदर से? कोई दिक्कत बच्चे इसके अंदर से? नेक्स्ट वन बच्चा, अब हमारे पास यहाँ पर फिर आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन बच्चा हमारे पास अगेन कॉन्टैक्ट फोर्स के साथ है। लेट मी सेव दिस वन। चलिए हमारे पास अब ये आ गया बच्चे ऑब्जेक्टिव 2 का, मैं आपको मिला जुला कर बच्चे क्वेश्चन करा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 1, और ये बच्चा हमारे पास है मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर पिछले वाला सिंगल चॉइस करेक्ट था, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चॉइस का ये क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस का ये क्वेश्चन है। ये बच्चा हमारे पास मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है? फोकस करना। इफ कैपिटल एफ, ध्यान से समझना, कैपिटल एफ, सेकंड बच्चे
the n normal reaction and the friction, ये बच्चे कांटेक्ट फोर्स है, ये हमारे पास कांटेक्ट फोर्स है, ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन है, और तीसरा बच्चा हमारे पास ये कौन सी फोर्स आ गई काके, फ्रिक्शनल फोर्स आ गई। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास है, तो आप ये देखिए कि इसमें से सभी की सभी नॉन जीरोज है, सभी प्रेजेंट है एक सिस्टम के अंदर, तो मुझे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बतानी है, F ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन आपको बतानी है, और F ग्रेटर देन बच्चे फ्रिक्शनल फोर्स, C F नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, और D बच्चा हमारे पास Fn माइनस ऑफ F आपके पास इज लेस देन F and this is less than Fn plus of F। जिसको वेक्टर एडिशन आती है ना वो 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करके निकाल देगा, और जिसको वेक्टर एडिशन और कंपोनेंट्स नहीं आते हैं वो बैठा रहेगा। बच्चे मुझे एक चीज का जवाब दो, अब मैं तुमसे कॉन्सेप्ट सीखता हूँ। मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं काके, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 12 और दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 6, इनका रिजल्टेंट बताना क्या होगा 12 और 6 का। 2 वेक्टर्स दे दिए मैंने 12 और 6, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, शाबाश बोलो भाई, 12 और 6 का रिजल्टेंट क्या होगा। सर एंगल नहीं दिया, एंगल नहीं दे रखा, बताओ। रूट 180। रूट 180 कैसे बच्चे, रूट 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो आप कितने एंगल पे ऐड कर रहे हो, मैंने तो एंगल दिया ही नहीं, मैंने तो एंगल दिया ही नहीं, बताओ फिर क्या करोगे। अगर एंगल ना गिवन हो फिर क्या बोलोगे आप। जब एंगल गिवन नहीं होता है तो याद रखना वेक्टर्स कितने एंगल से कितने एंगल तक ऐड हो सकते हैं, 0 से लेके 180। तो जब आपके पास टीचर ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो आप बोलोगे इसका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट बच्चा हमारे पास 6 से बड़ा या उससे बड़ा या फिर बच्चे 18 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, हाँ या ना, अगर टीचर आपको एंगल नहीं देता है तो। अब जरा इस क्वेश्चन पे आ जाओ। मेरे पास मैंने आपको क्या समझाया, एक बॉडी जब हमारे पास किसी के साथ कांटेक्ट में आती है तो ये बच्चे कांटेक्ट फोर्स है, और ये बच्चे इसका एक कंपोनेंट N हो जाता है, दूसरा कंपोनेंट बच्चे हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्शन आ जाती है। क्या बच्चे हमारे पास जो आपके पास यहाँ पर F है, ये F किसका वेक्टर एडिशन है बताओ शाबाश, फ्रिक्शनल फोर्स प्लस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स का। क्लियर होगी बात, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन है और एंगल के बारे में हमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं डी ऑप्शन लगाऊंगा। बताओ मैं डी ऑप्शन कैसे लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि बच्चे अगर मेरे पास यहाँ पर ये केस है तो पॉसिबल है बच्चे कि कांटेक्ट फोर्स इन दोनों रिजल्टेंट के आपके पास जैसे यहाँ पर किया 12 माइनस 6 से बड़ा और 12 प्लस 6 से छोटा हो सकता है, तो डी ऑप्शन आ जाएगी। दूसरी, क्या कोई कंपोनेंट ओरिजिनल वेक्टर से बड़ा हो सकता है, क्या कोई कंपोनेंट ओरिजिनल वेक्टर से बड़ा हो सकता है, आंसर है नहीं, तो लेकिन क्या ओरिजिनल जो फोर्स होती है वो कंपोनेंट से बड़ी होती है, बिल्कुल, ये नॉर्मल से भी बड़ी है और ये बच्चा हमारे पास फ्रिक्शन से भी बड़ी है, तो ए बी और आपके पास कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, डी आ जाएगी। कौन कौन सी आएगी बच्चे, ए बी और लास्ट बच्चे हमारे पास डी, सी नहीं हो सकती। ये कौन सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टू मोर देन करेक्ट ऑप्शन, पेज नंबर 97 एच सी वर्मा चैप्टर फ्रिक्शन। जी, किसी बच्चे का डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, शाबाश। किसी बच्चे का डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, शाबाश। देखो अब ये तो बार बार कहने की, अगर है ना, मैं आपके लिए बच्चे अगर ये इस तरीके से बच्चे हम क्लासेस जैसे भी क्लासेस लग रही है बच्चे जैसे भी, वो मैटर नहीं करता है, हम मिल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम दिन में 3 घंटे मिले, 4 घंटे मिले, 10 घंटे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये बच्चे कि आपके और मेरे बीच में अब वो बॉर्डर, वो इनिबिशन नहीं होनी चाहिए कि यार ये टीचर तो चाह रहा है ना, मैं तो चाह रहा हूं ना यार कि आप क्वेश्चन करो, मैं तो नहीं चाह रहा ना कि आप क्वेश्चन ना करो। तो आपको ये समझना है कि ये अगला बंदा चाह रहा है यार हम थोड़ा सा अगर हाँ या ना का जवाब देना स्टार्ट कर दें तो हो सकता है ये बंदा बोले यार ये बच्चे ठीक है, चलो आज इनको कुछ और भी करवाए। तो इस वजह से बच्चे थोड़ा सा, मेरे को भी लगता है कि यार ठीक है, मैं अगर कर रहा हूँ
तो बच्चा भी आगे से वो जो रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको ठीक ठाक लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने क्लास रख दी और वो एकदम से अरे यार क्या यार फिर क्लास रख दी सर ने 8 बजे 9 बजे, तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और पॉइंट बच्चे, कल 1 o'clock बच्चे अगर आप सब बच्चे फ्री है तो 5 बजे वाली क्लास को जो है 1 o'clock कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। अगर आप सब बच्चे फ्री हो तो मुझे मैसेज कर देना। अभी हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, व्हाइल वॉकिंग ऑन आइस। अब ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव 1, ये भी लिख देता हूं, सिंगल चॉइस करेक्ट है ऑब्जेक्टिव 1। व्हाइल वॉकिंग ऑन द आइस, अगर बच्चे हम वॉक कर रहे हैं बच्चे, वॉकिंग ऑन द आइस, अगर हम आइस पे वॉक करते हैं, 1 शुड टेक स्मॉल स्टेप्स, 1 शुड आपके पास टेक, 1 शुड आपके पास यहाँ पर टेक है स्मॉल स्टेप्स, 1 टेक शुड टेक दी स्मॉल स्टेप्स। ये बच्चे बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेता है बच्चे, टू अवॉइड स्लिपिंग, टू अवॉइड दी स्लिपिंग, ताकि बच्चे हम यहाँ पर अवॉइड कर सके बच्चे किसको, टू अवॉइड दी स्लिपिंग, ताकि बच्चे हम यहाँ पर स्लिपिंग को क्या कर सकते हैं बच्चे आपके पास अवॉइड कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्लिपिंग को अवॉइड करना चाहते हैं। दिस इज बिकॉज, अब देखिए बच्चे, दिस इज बिकॉज यहां पर बच्चा हमारे पास क्या चीज आ जाती है, दिस इज बिकॉज द स्मॉलर स्टेप्स, दे आपके पास यहाँ पर स्मॉलर स्टेप्स, जो हमारे पास यहाँ पर स्मॉलर स्टेप्स है बच्चे, द स्मॉलर स्टेप्स एंश्योर, जो स्मॉलर स्टेप्स होते हैं बच्चे वो हमारे पास क्या एंश्योर करते हैं, टुक द स्मॉलर स्टेप्स, बिल्कुल पास पास आप स्टेप्स लेते हो। जब आइस पे आप चलते हो तो ज्यादा लंबे स्टेप्स नहीं लेते हो, आप धीरे धीरे करके चलते हो। नंबर 1 बच्चा हमारे पास लार्जर फ्रिक्शन, हमारे पास क्या यहाँ पर लार्जर फ्रिक्शन आ जाएगी हमारे पास। नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखते हैं बच्चे स्मॉलर फ्रिक्शन, अगर बच्चे हम यहाँ पर देखते हैं तो स्मॉलर फ्रिक्शन, यहाँ पर स्मॉलर फ्रिक्शन। और नंबर 3 बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, लार्जर नॉर्मल फोर्स, द लार्जर नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स तो लार्जर तब होगी जब आपका कांटेक्ट लार्ज हो जाएगा। और लास्ट है आपके पास स्मॉलर, आपके पास यहाँ पर स्मॉलर नॉर्मल फोर्स, स्मॉलर नॉर्मल फोर्स। इसका लेना देना बच्चे देखो, जब हम स्मॉल स्टेप रखते हैं तो बच्चा हम अगर देखते हैं तो हम अपनी जो पंजे के भर बच्चे जंप लगाते हैं बच्चे, या फिर एडी के ऊपर जंप लगाते हैं, शाबाश बताओ, हम किसके ऊपर बच्चे यहाँ पर जंप लगा देते हैं, आप बताओ। आप एडी के ऊपर जंप लगाते हो, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा काका जी। ये आप ऐसे बच्चे एडी के ऊपर बच्चे आप पैर लगा देते हो, या फिर बच्चे पंजे के ऊपर जंप लगाते हो, शाबाश बताओ। पंजे के ऊपर, पंजे के ऊपर। कई लोग एडी पे भी लगा देते हैं, फैक्ट खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि लोग एडी से भी स्मॉलर धीरे धीरे स्टेप करते हैं कि वो गिर ना जाए। जब वेट बच्चा हमारे पास यहाँ पर जो है फ्लोर हो जाता है, अगर हम ऐसा करते हैं बच्चे तो ये देखिए, इसका मतलब बच्चे हम ये एक्शन करेंगे तो बदले में हमको क्या मिलेगा बच्चे, रिएक्शन मिलेगा। अब बताओ वो ऐसा करने से वर्टिकल के साथ एंगल छोटा होता जाएगा कि बढ़ता जाएगा बच्चे, बताओ शाबाश। आपके क्वेश्चन का आंसर यहीं पर छुपा हुआ है। अगर आप स्मॉलर की बड़ा होता जाएगा, स्मॉलर, और अगर एंगल स्मॉल होता जाएगा तो फ्रिक्शन स्मॉल होती जाएगी, फ्रिक्शन ऑप्शन, तो आंसर ये आ जाएगा। एग्जैक्टली बच्चे हमारे पास है। फिर यहाँ पर बड़ी कंट्रोवर्सी है कि सर आइस पे हम गिर जाते हैं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। एक्चुअल के अंदर बच्चे हमारे पास आइस, स्नो, ये बच्चे हमारे पास कुछ एक फंडामेंटल, जी हाँ अग्रिम बोलो बच्चे। पर सर अगर स्मॉलर फ्रिक्शन होगी फिर तो गिरने के ज्यादा चांसेस होंगे ना। देखिए बच्चे हमारे पास यहाँ पर गिरने के चांसेस हैं। सबसे पहली चीज बच्चा हमारे पास ये होती है कि फ्रिक्शन चलते हुए आपकी मोशन को सपोर्ट करती है। जब आप आगे चलते हो फ्रिक्शन कहाँ पे लगती है सर? आगे। वो तो आपको चलवा रही है ना, वो रोक थोड़ी ना रही है या ना? यस सर। तो स्मॉलर फ्रिक्शन होगी तो आपका फिसलना कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, सोच। कम। एग्जैक्टली। यहां से जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि भैया जब हम आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ लगती है, पीछे को, आगे। ये किसने जवाब दिया कि जब हम आगे चलते हैं? भाई साहब सॉरी नहीं, सॉरी नहीं बच्चे सॉरी नहीं, क्योंकि
यहाँ पर सॉरी वगैरह कोई नहीं है, मतलब कि मुक्का पड़ना था, अगर तो मेरे पास होता। मजाक है, मैं मुक्का नहीं मारता हूँ, तुम्हें पता है बच्चे मेरे नेचर का, मैं बोल देता हूँ लेकिन नहीं। बेटा जब आदमी आगे चलता है फ्रिक्शन भी आगे लगती है। ये बच्चे बहुत बड़ा सीक्रेट है, ये सीक्रेट बहुत कम लोगों को पता है, और इसी वजह से वो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लार्जर फ्रिक्शन लगा के आ जाते हैं, क्योंकि जब आदमी आगे चलता है तो फ्रिक्शन आगे लगती है, तो कायदे से वो फ्रिक्शन आपकी मोशन को तो सपोर्ट कर रही है। आपने आइस के ऊपर चलना है, लेकिन बच्चे ऐसे चलना है कि आप गिरो ना, तो अगर वहां पर फ्रिक्शन आपकी लार्जर आ गई तो वो तो आपको वो गिर वो जाएगा तो आपको खिसका के आगे ले जाएगी। वो तो आपका होता है ना कि लोग भागते तो ऐसे कहाँ की तरफ को स्लिप करते हैं, आगे पीछे स्लिप को, करते हैं, आगे को। आगे आगे, मतलब कि सर पीछे जाता है आगे, तो फ्रिक्शन उनको खींच लेते, बोले ले भी काका आ जा मेरे को। ये पॉइंट वन ऑफ दी ऐसा क्वेश्चन जो किसी बच्चे को पूछा जाए, बच्चा यहाँ पर दो तरीके से बच्चे जवाब देता है। एक, जब वो यहाँ पर जानता ही नहीं है कि आगे चलने से पर ये क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले ही होगा। कॉमन सेंस, ये क्वेश्चन बच्चे कॉमन सेंस से निकला। मैंने कुछ ज्यादा थोड़ा ना सोचा, मैं सिर्फ इतना पूछा कि आप पंजे पे आ रहे हो, पंजे पे आ रहे हो, तो आपकी कांटेक्ट फोर्स किसके वर्टिकल के पास जा रही है, फ्रिक्शन डिक्रीज हो रही है, फ्रिक्शन डिक्रीज क्यों हो रही है, बच्चा जवाब पूछेगा तो मैं उसको फिर जवाब दूंगा, आगे चलने से फ्रिक्शन आगे लगती है, वो तो कम चाहिए ना, नहीं तो फ्रिक्शन आपको खिसका के आगे ले जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, यस ये अग्रिम। Yes, sir. बोलो बच्चे। सर पीछे चलने से पीछे लगेगी। क्या बेटा? सर पीछे चलने से पीछे लगेगी। यहाँ पर आप चलोगे कैसे, पहले आप चल के बताना। ठीक है, यहाँ पर पीछे चलेंगे क्यों यार, पीछे चलना क्यों, लाइफ में आगे नहीं, वो आए ना। हाँ बोलो बोलो बच्चे, बोलो बोलो, शाबाश। हाँ, जब आप चलते हो तो वो चलने की मूवमेंट के ऊपर है कि आप जमीन को ऐसे धक्का मारोगे तभी तो पीछे चलेगा, तो जब आप पीछे चलते हो तो फ्रिक्शन पीछे लगता है, लेकिन लाइफ में कभी पीछे नहीं चलना अग्रिम, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, एडी पे चल रहे बोलो होते, बोलो बच्चे, बोलो बोलो बोलो। अगर एडी पे चल रहे होते तो फिर क्या होता? तो एडी ऐसे चलती है ना बच्चे हमारे पास, तब आपके पास क्या हो जाता है, एडी के ऊपर आप चल रहे हो बच्चे, तो फ्रिक्शन पीछे लग रही है बच्चे हमारे पास, तो फिर वो आपको पीछे खिसकाती है बच्चे, तब भी गिरते आप, है ना। गिरना तो दोनों केसेस में है, Yes, sir. उसमें ऐसे करके गिरोगे चाहे ऐसे करके गिरोगे, गिरना तो है ही है काका जी, क्यों। यस सर। तो इससे अच्छा ऐसे पंगे, फिर बंदा बोलता सर ऐसे जो पंगे लेने ही क्यों है, क्यों आई सारी जगह पे जाना सर जी। तो कोई बात नहीं बच्चे, बल्कि आप क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, और ये फ्रिक्शन के डायरेक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जब आप इसका आंसर किसी बच्चे को बताते तो आंसर मानता नहीं है बच्चा, क्योंकि उसको फ्रिक्शन की डायरेक्शन का नहीं पता। क्वेश्चन नंबर बच्चे हमारे पास 3 क्या बच्चे, a body of mass m is kept on rough horizontal surface, a person is trying to pull the body by applying a force, अगेन ये ऑब्जेक्टिव 1 का सिंगल करेक्ट ऑप्शन है बच्चे हमारे पास, देखते चलते हैं। A person is trying but the body is not moving, तो काका जी बॉडी कब मूव नहीं करती है, जब अप्लाइड फोर्स आपके पास एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाती है बच्चे, आपके फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर, ये भी आपको पता है। The force on the surface on A is F, मतलब कि जो फोर्स है बच्चा हमारे पास यहाँ पर F के बराबर है, ये बॉडी बच्चा हमारे पास यहाँ पर mg की है, देखते चलो बच्चे, ये mg की हमारे पास, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर है बच्चे, म्यू के बराबर है, फोकस करते चलना। और हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है बच्चे, ये जो बच्चे हमारे पास यहाँ पर बॉडी है, देखिए फोकस करिएगा, हमारे पास यहाँ पर पर्सन इसको पुल कर रहा है, ये पुल कर रहा है बच्चे, तो पुल को मैं P से डिनोट कर देता हूँ, और यहाँ पर इन दोनों सर्फेसेस के बीच में जो फोर्स है बच्चा हमारे पास, दी फोर्स बाय दी सरफेस, अब देखो बच्चे बड़ा पंगा है, by the surface on body A, उसने फ्रिक्शन नहीं बोला, the force by the surface on A, काका जी on A is F, तो ये कौन सी फोर्स है, मैक्सिमम बच्चे इसको फ्रिक्शन मान के चल पड़ते हैं, ये फ्रिक्शन नहीं है, हमारे पास ये फोर्स कौन सी फोर्स है काका जी बताओ बच्चे, या हमारे पास यहाँ पर आपके पास ये वाली फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट बच्चा हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होती है, और दूसरा कंपोनेंट बच्चा हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है काका जी। और हमारे पास ये किसके बराबर होती है,
आपकी फ्रिक्शन किसके बराबर होती है? शाबाश बता दो, म्यू एन। और यहाँ पर एन किसके बराबर है बच्चे? mg के बराबर। और फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इज n इज इक्वल टू mg ऑलवेज? यस और नो का क्या जवाब? नो सर। आंसर है भैया No, sir. नो। यानी कि बच्चे, ये अगर कोई बच्चा इसको बोलता है कि हमारे पास ए है, तो ये बच्चे फिर देख लो, ये गलत बात है। इसका आंसर बच्चा हमारे पास यस अगर कोई बच्चा बोलता है तो ये गलत बात है। इस मेरे चेहरे को देख लेना बच्चे, नो है इसका आंसर, ठीक है? सर इसका ऐसे आंसर- बना ही सकते, क्या क्या ऐसे बना ही सकते हो आप, कैसे बना सकते हो मतलब? ऐसा चेहरा बना ही सकते हो जैसे बना है। अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा तू मेरे साथ, कोई नहीं, तू मिल मुझसे तेरे को बताता हूँ मैं, तेरा चेहरा भी ऐसे बनाता हूँ, रुक जरा तू। चल यहाँ पर बच्चा हमारे पास अब क्या आ गया? अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है काके, यहाँ पर मेरे को अब ये जो फोर्स है, हमने क्या सीखा बच्चे कि ये फोर्स बच्चा हमारे पास अब क्या हो सकती है? देखो कांटेक्ट फोर्स मिनिमम कितनी हो सकती है? तो बच्चे mg हो सकती है, हाँ या ना? कि फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन बच्चा हमारे पास यहाँ पर एब्सेंट है, तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये मिनिमम आपके पास किसके बराबर हो सकती है बच्चे? mg के बराबर, क्योंकि जब फ्रिक्शन आपके पास एब्सेंट है। या फिर ये बच्चे कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का वेक्टर सम हो सकता है, और इनके बीच का एंगल कितने के बराबर है? शाबाश बता दो बच्चे, 90 डिग्री। 90 तो ये f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर n का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे? म्यू स्क्वायर n स्क्वायर प्लस ऑफ n का स्क्वायर। n का स्क्वायर मतलब n बाहर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ म्यू का स्क्वायर। तो ये बच्चे mg आ गया अंडर रूट ऑफ, हाँ जी बोलो बोलो बच्चे, mg सी होगी बस, हाँ बोलो बोलो, शाबाश। सर, ऑप्शन सी होगी इसकी। हाँ बिल्कुल बच्चा, हमारे पास यहाँ पर इसके ऑप्शन बच्चे हमारे पास सी बच्चे, जी हाँ बच्चे, हमारे पास सी ही आपके पास इसके ऑप्शन बन पाएंगे, ठीक है बेटा? यस सर। क्लियर है? तो हमारे पास बार बार बच्चे वो आपको यही क्वेश्चन बच्चे देखो बार बार वो आपको एच.सी. वर्मा साहब क्या सिखाना चाह रहे हैं बताओ? सबसे पहले तो एच.सी. वर्मा साहब आपको ये बताना चाह रहे हैं, नंबर 1, कि जो सरफेस की कांटेक्ट फोर्स होती है वो फ्रिक्शन नहीं होती है। जो सरफेस की कांटेक्ट फोर्स होती है वो फ्रिक्शन एज वेल एज जो नॉर्मल रिएक्शन आता है, ये उसका वेक्टर सम होती है। प्लीज मेरे बच्चे इस बात को दिमाग में रख लेना, अगर आप फोकस कर पा रहे हो, अगर आप दिमाग लगा पा रहे हो तो ये काम हो पाएगा, अगर नहीं लगा पाओगे बच्चे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। तो बच्चा अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे पास, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्वेश्चन नंबर, चलो आज हम यहाँ पर 3 और ऑब्जेक्टिव बच्चा हमारे पास यहाँ पर 2 का हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो वी हैव ऑब्जेक्टिव 2। लगता है टाइम ज्यादा लग जाएगा उस क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते यार टाइम, वो स्कूटर ही नहीं खत्म होगा। मैं ऐसा नहीं है बोल के अंदर से आ रहा है यार, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम हो जाए ना, थोड़ा सा इनर्शिया बन जाए। क्वेश्चन ही पढ़ते पढ़ते बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा है, तो करवा देता हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्टिव 2 का एक आधा कर लेते हैं। The contact force exerted, देखिए the contact force exerted by the body A on the body is equal to the normal reaction between the two bodies। ये बच्चा हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दी 2 बॉडीज के बीच में, मतलब आप समझने की कोशिश करो बच्चे, अगर 2 बॉडीज को मैं आपस में किस में रखता हूं बच्चे? कांटेक्ट के अंदर रखता हूं। हमारे पास यहाँ पर ये 2 बॉडीज बच्चा आपके पास कांटेक्ट में, एक ए बॉडी और एक बच्चा हमारे पास यहाँ पर कौन सी है? बी बॉडी। ये हमारे पास है, ये हमारे पास यहाँ पर कांटेक्ट के अंदर है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं और एक बच्चे हम यहाँ पर बी का नाम दे देते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी बच्चा हमारे पास ए और दूसरी बी है, और इनके बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है वो बच्चा हमारे पास किसके बराबर है? नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है। वी मस्ट कंक्लूड दैट, अब बच्चा हमें क्या क्या कंक्लूड करना है इसके अंदर से? कांटेक्ट फोर्स इन दोनों के बीच में, द सरफेस मस्ट बी फ्रिक्शनलेस, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द 2 बॉडीज इज 0, the magnitude of the normal force is equal to the that of the friction, the body may be rough but they don't slip on each other। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई? आपके पास जो कांटेक्ट फोर्स है, इनके बीच की जो कांटेक्ट फोर्स है
वो एग्जैक्टली बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ गई, ये कांटेक्ट फोर्स है, और हमारे पास ये एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाती है और ये फ्रिक्शन आ जाती है। एच सी वर्मा साहब की कुंडी वहीं पे अटकी हुई है, आप देखो अलग हुआ, उसने कोई कॉन्सेप्ट अलग किया इसके अंदर से, बार बार उनकी कुंडी एक ही बात पे अटकी हुई है, कांटेक्ट फोर्स क्या है। तो कांटेक्ट फोर्स हमारे पास क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स प्लस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो वो बोल रहा है कांटेक्ट फोर्स कब नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाए, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो। देखो बेटा, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो, यहां पर आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो, ये ऑप्शन कहां पर है, क्योंकि हम मैथमेटिकली देखेंगे। The force of the friction between the two bodies is zero. ये डायरेक्ट बच्चा हमारे पास एक ऑप्शन कौन सी आ गई बच्चे, बी आ गई। ये बच्चा हमारे पास डायरेक्ट बच्चा हमारे पास बॉडी का कौन सी ऑप्शन आ गई बच्चे, बी आ गई। ये दूसरा बोल रहा है बच्चे दिस सरफेस मस्ट बी फ्रिक्शनलेस। तो काका जी, अगर बच्चा हमारे पास ये सरफेस फ्रिक्शनलेस होती तो कांटेक्ट बन पाता? पहले तो एक बात बताओ मुझे, गिर जाते ना बच्चे आपके पास, फ्रिक्शनलेस है, ये गिर जाती, ये कांटेक्ट ही नहीं बना पाती। तो इसलिए पहले ऑप्शन, तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं सर जी फ्रिक्शन लेस हो गया सर जी, कहिए नॉर्मल, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बच्चा हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर बच्चा हमारे पास जीरो। और इसी वजह से काका जी, जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर डायनेमिक्स पढ़ते हो, तो वो जब बॉडी को चला रहा होता है तो बोलता है नीचे वाली सरफेस फ्रिक्शनलेस है। याद करो, वो नीचे वाली सरफेस को क्या बोलता है, फ्रिक्शनलेस। जब लेकिन वो बॉडी चल रही होती है तभी वो फ्रिक्शनलेस। हर चीज देखो, हर चीज बड़ी डेप्थ में जाकर समझ में आती है, बहुत डेप्थ में जाकर उसने उस वक्त क्या बोला, क्यों बोला, इसके पीछे का रीजन बहुत गहरा होता है बच्चे। वहां पर वो कभी भी आपको नहीं बोलता कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो, वो क्या बोलता है, सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है, क्योंकि तभी बॉडी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बॉडी तो कांटेक्ट के अंदर है, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है। नेक्स्ट वन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स इक्वल टू दैट ऑफ द फ्रिक्शन। भाई ये तो गप मार गया ना बिल्कुल, सी ऑप्शन को पढ़ के देखना, तुम्हें हंसी आ जाएगी। वो बोलता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है, नहीं ये गलत बात है बच्चा। हमारे पास रहेगी बच्चे हमारे पास डी ऑप्शन, दी बॉडीज मे बी रफ। दे बच्चा हमारे पास ये रफ है बच्चे, मे बी रफ बट दे डोंट स्लिप ऑन ईच अदर। तो ये स्लिप नहीं हो रही है, जब स्लिप ही नहीं करेगी बच्चे तो हमारे पास यहाँ पर आप इसका मतलब कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं कर रहे हो। बताओ फ्रिक्शन कब काम करती है, जब आप कोई फोर्स अप्लाई करो। जब फोर्स ही नहीं अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन वहां पर प्रेजेंट ही नहीं होती, चाहे जितना मर्जी सरफेस रफ हो जाए। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास इसके साथ दूसरी ऑप्शन क्या आ जाएगी, डी ऑप्शन। बिल्कुल, बहुत बहुत एक्सीलेंट बच्चे। ऑब्जेक्टिव 2 का हमारे पास पेज नंबर 97 क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे हमारे पास। जी समझ में आई बच्चे बात, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। यस हिम्मत आ रही है। अब हम वो स्कूटर वाला क्वेश्चन, सर डी ऑप्शन दोबारा बताना। बेटा डी ऑप्शन आपको क्या, हाँ 2 मिनट रुक जाओ। डी ऑप्शन आपके पास ये बोल रहे हैं the surface may be rough, the bodies are not slipping on each other। होता है ना बच्चे हमारे पास। अगर मुझे एक बात बता, अब यहाँ पर आपके फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को बच्चे मैं यहाँ पर परखूंगा। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स? बता शाबाश, व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बता। सर द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू। गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल। मिनिमम सुनते ही बच्चे मैं उखड़ गया, मिनिमम तो आता ही नहीं इसमें वर्ड। कोई और बच्चा, कोई और बच्चा? फ्रिक्शन व्हिच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। या फिर बच्चा हमारे पास एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है बच्चा हमारे पास, जो कि अपने आप को हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर रखती है। और इसका पर्पस बच्चा हमारे पास क्या होता है कि ये बॉडीज को बच्चा हमारे पास रेस्ट पे रखती है। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का कुछ नहीं होता, क्योंकि स्टैटिक की ही मैक्सिमम वैल्यू को आप कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स बोल देते हो? शाबाश, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, तो यहाँ पर अग्रिम, यहाँ पर बच्चा हमारे पास इसके अंदर मिनिमम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। आप फिर क्वेश्चन के ऑप्शन पर, द बॉडीज दिस सरफेस में बी रफ। जो सरफेस है बच्चे वो रफ है, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर बॉडी स्लिप नहीं कर रही। अगर बॉडी स्लिप नहीं कर रही है तो अप्लाइड फोर्स किसके बराबर है? 0 के बराबर। अगर अप्लाइड फोर्स 0 के बराबर है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी? बताओ शाबाश।
अगर Zero. अप्लाइड फोर्स 0 है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी बच्चे? 0। जीरो। और अगर 0 हो फोर्स जाएगी। ऑफ फ्रिक्शन 0 है तो बताओ कांटेक्ट फोर्स किसके बराबर है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल। एग्जैक्टली ये पॉइंट है बच्चे। मेरी बात को समझा? जब तक आप फोर्स ही नहीं लगाओगे आपको क्या पता फ्रिक्शन है भी है कि नहीं। तो पॉइंट ये है बच्चे हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट लग जाता है। ठीक है, यस सर। चलो Yes, sir. कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम फोर्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अब बच्चा हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। चलो कर लेते हैं, स्कूटर वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अ स्कूटर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट आपके पास एक्सेलरेशन फॉर द टाइम डेल्टा t1। मेरे पास बच्चे यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक स्कूटर है बच्चे आपके पास, और ये स्कूटर बच्चा हमारे पास यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है फॉर अ सर्टेन टाइम t1 के लिए। ये बच्चा हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये बच्चा हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है, टाइम की वैल्यू गिवन है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर डेल्टा t1 टाइम तक बच्चा हमारे पास एक्सेलरेट होता रहा। इसके बाद बच्चा हमारे पास क्या हुआ? इसके बाद बच्चा हमारे पास ये डेल्टा t2 टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहा। फिर बच्चे एक्सेलरेशन 0 हो गई और वेलोसिटी बच्चे हमारे पास कांस्टेंट हो गई। फिर एक्सेलरेशन बच्चा हमारे पास यहाँ पर 0 होगी और बच्चा हमारे पास ये आपके पास क्या होगी बच्चे? आपके पास यहाँ पर लास्ट टाइम आपके पास ये आपके पास क्या कर गया? डी एक्सेलरेट कर गया। सो नेक्स्ट है ये हमारे पास यहाँ पे डी एक्सेलरेट कर गया। कितने टाइम के लिए बच्चा हमारे पास? डेल्टा t3 टाइम के लिए। और फाइनली बच्चे या हमारे पास किसके ऊपर आ जाता है? रेस्ट के ऊपर। मेरी बात समझे? आपने स्कूटर को रेस दी, फिर कांस्टेंट स्पीड से चलाया बच्चा आपने, और फिर फाइनली बच्चा हमारे पास आपने इसमें ब्रेक लगा दी, और ब्रेक लगाकर बच्चा हमारे पास ये किसके ऊपर आ गया बच्चे? रेस्ट के ऊपर। अब 500 बच्चे समझना, अब 500 बच्चा हमारे पास न्यूटन का इस पे पर्सन बैठा हुआ। 500 न्यूटन का मतलब कितना केजी बच्चे? 50 केजी। 50 केजी। तो इसके ऊपर 50 केजी का पर्सन है, एंड द स्कूटर बिहाइंड द ड्राइवर managed to stay at rest with respect to scooter without touching any other part। इस तरह बह गया, मतलब कि आगे ड्राइवर स्कूटर चलाया करता है ते पिछे ओ मुड़ा आके बह गया इहदे पिछे। ये बच्चे हमारे पास ड्राइवर हैगा ते ए दे पिछे हैगा बच्चे ए बंदा। इदी गल हो रही ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਰੈਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? सही है सर। Yes, sir. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸੀਟ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਟੈਪਨੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਲਾੜ ਬਾਬੂ ਬਣ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣਾ, मैं ना ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ मैं डिगना भी नहीं थल्ले। चलो आगे पढ़ते हैं बच्चे हमारे पास। The force exerted by the seat on the man is 500 Newton throughout the journey, less than 500 Newton throughout the journey, more than 500 Newton throughout the journey, greater than 500 Newton for delta T1 and delta T3 and 500 Newton for delta T2। लै भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बड़ा ही सौखा क्वेश्चन। डी ऑप्शन। रीजन क्योंकि जब बच्चे गाड़ी एक्सेलरेट होगी तो भैया फ्रिक्शन इसको संभालेगी। क्यों? जब गाड़ी एक्सेलरेट होगी काका जी, मैनू इनू बना लें दो पहले, इनू बिठा लें दो पहले, मैनू बहालना पहले ना, ये मैं बहालता इनू, ठीक है। हुण इहदे थल्ले सीट भी हैगी है, ठीक है। हुण ये बच्चे अगे नू एक्सेलरेट कर गया तो इहदा वेट कितना हैगा? 500 न्यूटन। दसो भला इहदे उत्ते जिहड़ी सूडो फोर्स है कित्थे नू लगेगी? दसो। बैकवर्ड। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚੇ? ਦੱਸੋ। ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੁਣ MA ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 500 ਨਿਊਟਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ μ * n।
ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ weight ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਜਦ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟ n ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, 500 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, 500 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫੋਰਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਦੱਸੋ, ਜਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਬੱਚੇ, ਬੈਕ ਨੂੰ। पीछे और इस तो भी ज्यादा बच्चे इन्हों ज्यादा 500 न्यूटन तो ज्यादा, क्योंकि ये वेट नु बच्चे एक्स्ट्रा और जरूरत है, नहीं तो बच्चे सीट तो थल्ले डिग जाएगा। इस वास्ते बच्चे, एक बच्चे ने डी ऑप्शन बोली है बच्चे, बिल्कुल सही बोली है Yes, बच्चे, D option। क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर इसको ज्यादा बड़ी फोर्स चाहिए सीट से, और बच्चे हमारे पास इस केस में इसको सिर्फ सीट से नॉर्मल रिएक्शन मिल सकता है। अगेन इधर भी बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, इधर भी बच्चे किदी गल कर रहे हैं, नेट फोर्स की गल कर रहे हैं, सीट दी, और सीट तो नेट। सर ये क्वेश्चन आपके डीपीपी में भी था। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पर बच्चे जो नेट फोर्स है, याद रखो बच्चे, एच.सी. वर्मा साहब हाथ जोड़ के ਤੁਹਾਡੇ सामने रिक्वेस्ट करके खड़ोते हैं कि भाई साहब जी देख लो कि सरफेस तो जी नेट फोर्स आंदी है और कल्ली फ्रिक्शन ही नहीं होंगी है, और बच्चे फ्रिक्शन दे नाल नॉर्मल रिएक्शन भी होती है, तो दोनों ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, वेक्टर एडिशन करनी है भरावा, वेक्टर एडिशन करनी है, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। सो बच्चे अभी आज का समय होता है खत्म, अब इसको बच्चे दो रगड़ा, और बच्चे आपकी गाड़ी तो मैंने, स्कूटर तो मैंने स्टार्ट कर दिया, अब बच्चे इसको धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हैं, अभी हम धीरे धीरे करके खत्म, कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चे। जी आकाश बोलो बच्चे, बोल आकाश। सर नेक्स्ट टेस्ट अब कब होगा? बच्चे नेक्स्ट टेस्ट मैं अभी अनाउंस कर दूंगा बच्चे, और ये जो आपका टेस्ट होगा ये फ्लूइड से ही होगा बच्चे, फ्लूइड्स के जो भी टॉपिक चल रहा है प्रेशर तक का हो जाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। सर उसके बाद सर ये एनएलएम भी खत्म हो जाएगा हमारा, तो उसका भी ले लेना। हाँ बच्चे मैं कर लूंगा, मैं उसके लिए भी एक प्लान है बच्चे, उसके लिए भी एक प्लान है बच्चे, उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ बच्चे। मैं फिर अकेला एनएलएम का नहीं लूंगा ना बच्चे, यूनिट, डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, एनएलएम सारा लूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि फ्रिक्शन पहले फ्रिक्शन खत्म करा लूंगा ना, तो मेरे पास ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, पहले मैं ये सोच रहा था, यस सर, यस है ना, तो मैं सोचा था। तो अभी बच्चे आप प्रेशर का भी काम करना, और बेटा प्रेशर से काम नहीं करना, प्रेशर के अंदर काम करना, बस इतनी। बेटा एक चीज समझने की कोशिश करना, साधना इंपॉर्टेंट होता है, साधन नहीं। और दूसरा बच्चे आपको अपनी मजबूती के लिए काम करना, मजबूरी के लिए, मजबूरी से नहीं। और बच्चे दबाव से काम नहीं करना, खुशी से काम करो, ये सारी चीजें आसान है। आज अगर नहीं आ रही हैं तो कल आ जाएंगे, बिल्कुल। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो फंडामेंटल है, और वो ये बच्चे, जितनी भी हम बुक्स कर रहे हैं बच्चे, उन बुक्स के अंदर बच्चे हमारे पास करने का एक ही पर्पस है कि आप जो टॉप रैंक में 20% प्रॉब्लम्स आती है आप उनको हैंडल कर सको। चलो अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप बच्चे इसको पढ़ना स्टार्ट। थैंक यू।